नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं आपके लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज लगातार लेके आ रहा हूं। उसी क्रम में आज मैं क्लास 7th स्टैंडर्ड की चैप्टर 2 आपको मैं बताऊंगा, जिसका नाम है नए राजा और उसके राज्य। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पे नए जो राज्य बने हैं, जो नए नए राजा आए हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। अगर आप क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चैप्टर का नाम नए राजा और उनके राज्य क्यों पड़ा है। सबसे पहले मैंने आपके लिए मैप बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हैं जो मैं आपको समझाऊंगा इन्हीं के माध्यम से। दोस्तों, मैं आपको मैप पहले समझाना चाहता हूँ, उसके बाद बाकी चीजें आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है पाल वंश, ठीक, जिसकी राजधानी मुंगेर बिहार। चहमान वंश, यहाँ पे कन्नौज। यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश, यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश। यहाँ चोल और पांड्यन जो आप पहले से जानते हैं, ठीक है। इसकी पहली कक्षाओं में मैंने चोल और पांड्यन के बारे में बताया है। साथ ही साथ पल्लव के बारे में, पल्लव वंश के बारे में बता चुका हूँ, चालुक्य वंश के बारे में बता चुका हूँ। ये क्लास हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद से और दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के बीच की, ठीक। हर्षवर्धन और दिल्ली सल्तनत काल, इन दोनों के जो बीच का काल आता है, वही इस क्लास में आपको समझाया जाएगा। दोस्तों, हर्षवर्धन मैंने आपको बताया था कि जो चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध होता है, जिसमें हर्षवर्धन हार जाता है, ठीक। उसके बाद से कन्नौज के लिए लड़ाई छिड़ जाती है। कन्नौज, हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज, और इसी कन्नौज के लिए लगातार लड़ाई हुआ करती है। किनके बीच में? गुर्जर प्रतिहार वंश के बीच में, राष्ट्रकूट वंश के बीच में और पाल वंश के बीच में। इन तीनों में भयंकर, जब देखो तब आए दिन यही काम हुआ करता था कि ये तीनों कन्नौज के लिए युद्ध लड़ते थे। कन्नौज बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब मगध का मान लीजिए अस्तित्व कम होता जा रहा था, ठीक है। इसके बाद कन्नौज का अस्तित्व लगातार बढ़ा। यहाँ पे गंगा यमुना का तटीय मैदान, उपजाऊ भूमि है, ठीक। तो इसीलिए लगातार यहाँ पे, ये दिल्ली के आसपास का एरिया है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह थी और कन्नौज के लिए ही ये सब लोग लगातार लड़ाई लड़ते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो क्षेत्र है, ये गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसका क्षेत्र है राजस्थान। ये राजस्थान है, ये गुजरात। तो राजस्थान और गुजरात एरिया जो होगा वो गुर्जर प्रतिहार वंश का क्षेत्र होगा। गुर्जर प्रतिहार वंश कई बार अरबों के आक्रमणों से, इसने आप मान सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की लगातार सुरक्षा की। ये कई बार लड़े इनसे। ये इधर अरबों से लड़ रहे थे और उससे पहले ये तीनों आपस में लड़ रहे थे। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके बाद ये जो पाल वंश है, पाल वंश लगातार कन्नौज के लिए गुर्जर प्रतिहार वंश से लड़ाई किया करते थे। ऐसे ही राष्ट्रकूट वंश लगातार इनसे गुर्जर प्रतिहार वंश से लड़ाई किया करते थे। इन तीनों को कहा गया है त्रिपक्षीय संघर्ष। परीक्षा में प्रश्न आता है, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो जिसमें जीएस आता है, यदि आप स्टेट पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे भी इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कोई हल्का सामान्य प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये पूछा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष किस स्थान के लिए हुआ था? आप कहेंगे कन्नौज के लिए। कन्नौज देख रहे हैं, कन्नौज के लिए हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष दोस्तों, महत्वपूर्ण है प्रश्न। किसके लिए हुआ था? कन्नौज के लिए। किसके बीच में हुआ था, यह भी प्रश्न आता है। ऐसे प्रश्न आ जाएगा यूपीएसआई में कि निम्नलिखित में से त्रिपक्षीय संघर्ष में नहीं शामिल था। एक ऑप्शन देगा गुर्जर प्रतिहार, जो कि शामिल था। दूसरा देगा पाल वंश, ये भी शामिल था। तीसरा देगा राष्ट्रकूट वंश, ये भी शामिल था। चौथा देगा पांड्यन वंश, ये त्रिपक्षीय संघर्ष में नहीं शामिल था, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे। गुर्जर प्रतिहार का क्षेत्र है गुजरात प्लस राजस्थान, ठीक है। ये इसका गुर्जर प्रतिहार वंश का क्षेत्र हो गया। राष्ट्रकूट वंश का क्षेत्र होगा महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक। M+K मैंने लिख दिया है, ठीक। आप ऐसे समझ जाएंगे। और ये पाल वंश का होगा बंगाल। ये बंगाल है, बंगाल में बिहार, झारखंड, ये सारे राज्य उस समय आ जाया करते थे, ठीक है। ये पहले का बंगाल है, आज का बंगाल, इसको मत समझिएगा, ठीक। तो पाल वंश की राजधानी हुआ करती थी मुंगेर, बिहार। बिहार में एक जगह है मुंगेर, ठीक।
तो मैं आपको बता रहा हूँ ये तिब्बती संघर्ष मैंने आपको बता दिया। राष्ट्रकूट वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बता ही दिया कि ये अरबों से इनका जो आक्रमण होता था, ये लोग डट के सामना करते थे अरबों का। ठीक, जो अरब मुस्लिम है उन वो भारत में आक्रमण करते थे, जिसमें ये लोग डट के सामना किए। लेकिन ये तीनों जब आपस में इतना ज्यादा लड़ जाते थे, लगातार लड़ते रहे, लगभग 750 से 1100 ईस्वी तक ये लोग लगातार आपस में लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते इसके इतने दुष्परिणाम आ गए, ये लड़ते लड़ते तीनों आपस में इतना ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे ये तीनों जब आपस में लड़ेंगे। इससे पहली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि चालुक्य वंश और पल्लव वंश आपस में इतना लड़ते थे, रोज का काम था लड़ाई करना, और इसीलिए वो कमजोर हो गए। ऐसे ही यहाँ पे भी ये तीनों आपस में इतना लड़ेंगे, कमजोर हो जाएंगे और अरब इसमें आक्रमण कर देंगे। ये भी लड़ लड़ के गुर्जर प्रतिहार वंश थक गया था, कमजोर हो गया था, तभी अरबों ने आक्रमण कर दिया, मोहम्मद गजनवी ने, और भारत में यहाँ पे गुजरात के पास सोमनाथ मंदिर है, वहां पे मंदिर को लूट लेता है। आपको ये सारी जानकारी मैं दूंगा। उससे पहले राष्ट्रकूट वंश के बारे में बता दूं कि ये वंश कैसे बना, कैसे पनपा। चालुक्य वंश मैंने आपको बताया कि चालुक्य वंश के बारे में इसकी पिछली कक्षा में बताया था। तो ये चालुक्य वंश का राष्ट्रकूट जो वंश है, इसका एक शासक है दंतीदुर्ग। ये इसका संस्थापक है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक होगा दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी होगी मालखेद, यानी कि मान्यखेद। आज का मान्यखेद और पहले का नाम है मालखेद। ठीक, तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक होगा दंतीदुर्ग। ये सामंत था, पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया सामंत के बारे में। दोस्तों ये सामंत होता था। ठीक, तो सामंत क्या थे? एक तरीके से सेनाध्यक्ष थे, जो राजा को जब लड़ाई युद्ध करना होता था तब ये लोग राजा के पास जाते थे और अपनी सेना राजा के साथ लगा देते थे, जिससे राजा अधिक शक्तिशाली हो जाए। तो ये सामंत थे किसके? चालुक्य वंश के। किसका सामंत था ये दंतीदुर्ग? चालुक्य वंश का था। ये चालुक्य वंश का सामंत था। और फिर हुआ क्या कि इसकी शक्तियां लगातार बढ़ती गईं। दंतीदुर्ग ने क्या किया? चालुक्य वंश के जो उस समय के राजा थे उनसे कहा कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक, अभी तक दंतीदुर्ग इनका सामंत है चालुक्य वंश का, तो चालुक्य वंश के अधीन रहेगा। लेकिन अब इसने दंतीदुर्ग ने कह दिया कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और जब ये अधीनता स्वीकार नहीं करता है तो चालुक्य वंश के शासक और दंतीदुर्ग के बीच में युद्ध हो जाता है, जिसमें चालुक्य वंश के शासक हार जाते हैं और दंतीदुर्ग अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाता है, जिसे कहेंगे राष्ट्रकूट वंश। आशा है आपको राष्ट्रकूट वंश समझ में आया होगा। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश आप समझ गए। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये जो सीमाएं थी, ये जो तिब्बती संघर्ष था, इसमें सीमाएं थी। तो ये जो राष्ट्रकूट वंश है वो कन्नौज में अटैक करता था। ये कहाँ अटैक करेगा? कन्नौज में। तो ये इनकी दोनों की सीमाएं थी, पर ये कभी कभी कन्नौज तक पहुंच जाते थे, फिर गुर्जर प्रतिहार वंश इनमें अटैक करता था तो ये फिर पीछे आ जाते थे। ऐसे ही पाल वंश यहाँ पे कन्नौज तक अटैक करता था, पहुंच जाता था यहाँ तक, फिर गुर्जर प्रतिहार वंश इनको पीछे करता था। ऐसे ही लगातार अटैक हुआ करते थे। लेकिन जो चोल वंश है, चोल वंश के बारे में आपको आगे बताऊंगा। चोल वंश इस क्लास में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप मान सकते हैं कि चोल वंश के बारे में सबसे ज्यादा बताया गया है, लेकिन उसके पहले जो महत्वपूर्ण है मैं आपको वो बता रहा हूँ। चोल वंश के लिए मुझे पूरा बोर्ड साफ करना पड़ेगा, चोल वंश का नया मैप बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको समझा पाऊंगा। इसलिए मैंने चोल वंश को अभी अलग रखा है। ठीक, तो चोल वंश भी इन पे हमला कर देते थे। किस पे? पाल वंश पे। तो पाल वंश बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में ही कमजोर हो गया। ठीक, इसके एक महत्वपूर्ण शासक थे धर्मपाल। आपको परीक्षाओं में प्रश्न आता है, पाल वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे धर्मपाल। तो इन्होंने धर्मपाल ने क्या किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की धर्मपाल ने। और पाल वंश के संस्थापक होंगे गोपाल। संस्थापक कौन होगा? गोपाल। दोस्तों ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो यूपीएससी लेखपाल
और मैंने जितने भी मैं बताता हूँ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए फैक्ट वाइज ये प्रश्न आते हैं। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, पाल वंश की राजधानी मुंगेर बिहार। धर्मपाल कौन है? पाल वंश का शासक है जिसने क्या किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया। ठीक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल बनवाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप ये सारी चीजें। तो ये बहुत कमजोर हो गया त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण। इसके बाद यहाँ पे महमूद गजनवी यहाँ पे कर देता है आक्रमण। कहानी आप समझते जाइए। जो गजनवी है आक्रमण करेगा भारत में, क्योंकि ये सब कमजोर हो गए हैं। और ये सोमनाथ मंदिर यहाँ पे गुजरात का है, इसको लूट के ले जाता है। गजनवी भारत में लगातार 30 सालों तक आप मान सकते हैं शासन करता है। ये भारत में लगभग 997 ईस्वी में आता है और 1030 तक रहता है। भारत में इतने शासनकाल के दौरान रहेगा। और मैं आपको और बता दूं कि ये भारत के बारे में जानने को बहुत ज्यादा इच्छुक था। ठीक, ये भारत के बारे में बहुत ज्यादा इच्छुक था जानने की, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, ये सारी चीजें। इसलिए ये अपने साथ एक कवि लेके आया, एक लेखक लेके आया। लेखक का नाम है अलबरूनी। ठीक, ये गजनवी एक लेखक लेके आता है जिसे कहेंगे अलबरूनी। अलबरूनी ने एक किताब लिखी है, इसका नाम है किताब अल हिंद। किताब अल हिंद। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, ये किताबें बहुत पूछी जाती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। ऐसे प्रश्न आएगा यूपीएसआई में कि गजनवी का शासनकाल क्या था, आप ये बताएं। और उसके बाद पूछा जाएगा कि ये गजनवी के शासनकाल में कौन आया था, आप कहेंगे अलबरूनी आया था। ठीक, ये भी प्रश्न आ सकता है अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी, आप कहेंगे किताब अल हिंद। दोस्तों, डायरेक्ट प्रश्न आता है किताब अल हिंद किसने लिखी, आप कहेंगे अलबरूनी। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से। ये मैप पूरा महत्वपूर्ण है, आप इसको देख लीजिए। ये जो चहमान वंश देख रहे हैं आप, चहमान आज का चौहान वंश है। ठीक, चौहान वंश का, इसे ही आप कहेंगे चौहान वंश। क्या कहेंगे? चौहान वंश। ये चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, आप मान सकते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। चहमान वंश को ही कहेंगे चौहान वंश और इसका शक्तिशाली शासक होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये भी प्रश्न आ चुका है परीक्षाओं में। और ये आता है कि इसने तराइन के युद्ध किए, किसके साथ किए? मोहम्मद गौरी के साथ। ये गजनवी भारत को लूटपाट के चला जाता है। उसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में मैं आपको बता दूं, इसने 3 युद्ध किए। कितने? 3 युद्ध। पहला तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों, मैं इसको कल की क्लास में आपको बता चुका हूं, आज फिर बता देता हूं, महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत जाता है। कब होता है? 1191 में। फिर 1192 में होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें इस बार मोहम्मद गौरी जीत जाता है। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीतेगा, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीतेगा। और इसके बाद एक और युद्ध होता है जिसे आप कहेंगे चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध ये होता है 1194 में। ये होता है मोहम्मद गौरी के बीच में और कन्नौज के राजा, ये कन्नौज के राजा हैं जयचंद, इनके बीच में होता है, जिसमें जयचंद हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो ये कार्यक्रम अब बताना आपको इसलिए दोबारा जरूरी हो गया क्योंकि आप समझें कि ये जो काल है 750 से 1100, ये इन्हीं सब के लिए है, जो नए नए राजा है, राज्य हैं, इन सब के लिए। ठीक, तो जब मोहम्मद गौरी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है अच्छे से, तो अपना वो गुलाम लाता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत चालू हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिससे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। उसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद, ठीक, और लोधी वंश, ये सब वंश लगातार आए। इसके बाद मुगल आया,
क्योंकि बाबर आ गया था, इब्राहिम लोदी को हरा दिया और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार से आप लगातार पढ़ेंगे। ठीक, तो ये आपका मैप हो गया। जितने महत्वपूर्ण फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए। इसके बाद मैं चोल वंश पे आऊंगा, जो एक डेडिकेटेड क्लास होगी। ये मैं इसके लिए मुझे बोर्ड साफ करना पड़ेगा, आपको बता चुका हूँ। फिर मैं चोल वंश का मैप बना के आपको समझाऊंगा। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें और देख लेते हैं जो जानना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, नए राजवंशों का उदय सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। नए राजवंशों के उदय के बारे में यहाँ पे मातहत या सामंत, सामंत जो मैंने आपको बताया है उसे मातहत भी कहते हैं। ठीक, ऐसे परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, मातहत क्या है? आप कहेंगे सामंत। तो ये जो सामंत है ये खुद को महामंडलेश्वर की भी उपाधि दे देते थे। दोस्तों, सामंत का कार्य यही होता था, सेना नायक होते थे, राजाओं को सेना देते थे। ठीक, राजाओं को उपहार देते थे। राजा इनसे अपेक्षा करता था कि ये सामंत आएंगे, हमारे दरबार में बैठेंगे, हमारे दरबार की शक्ति बढ़ाएंगे। इस प्रकार से आप मान सकते हैं। तो ये जो सामंत होते थे जब ज्यादा शक्तिशाली हो जाते थे, इनके पास ज्यादा सेना हो जाती थी, राजा से भी ज्यादा सेना हो जाती थी, जो राजा से ज्यादा हथियार हो जाते थे, तो ये खुद को महासामंत घोषित कर देते थे। ठीक, कभी महासामंत घोषित करते थे, कभी महामंडलेश्वर घोषित करते थे। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है यूपीएसआई में कि ये जो है महामंडलेश्वर ये किसकी उपाधि है? आप कहेंगे सामंतों की। ठीक, सामंतों ने खुद को महामंडलेश्वर कहा। ठीक है, सामंतों ने खुद को महासामंत भी कहा। तो आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। दोस्तों, ये हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ एक महत्वपूर्ण शब्द है, आपको मैं इससे परिचय करवाता हूं, जिसका अर्थ है सोने का गर्भ। ये जो छत्री शासक नहीं होता था, मान लीजिए कोई छत्री नहीं, कोई ब्राह्मण है। ठीक, जैसे ये दंतीदुर्ग, दंतीदुर्ग का कौन था? ब्राह्मण था। लेकिन इसे राजा बनने के लिए, जैसे इसने दंतीदुर्ग ने, मैंने आपको बताया कि इसने चालुक्यों को हरा दिया। जब चालुक्यों को हरा देगा दंतीदुर्ग तो शासन तो जीत लेगा, लेकिन राजा नहीं बन पाएगा। क्यों? छत्री नहीं है। तो ये छत्री बनने के लिए क्या करता था? हिरण्यगर्भ करवाता था। हिरण्यगर्भ क्या होता है? ब्राह्मणों द्वारा एक विशेष प्रकार की पूजा होती है जो सिर्फ ब्राह्मण ही करेंगे, और उसके बाद उस पूजा का नाम होता है हिरण्यगर्भ। ठीक है, जब ये हो जाएगा तब वो खुद को छत्री घोषित कर सकता है, यानी कि इंसान ब्राह्मण से छत्री बन जाता था। तो ये दंतीदुर्ग छत्री बन गया। ऐसे ही मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। गुर्जर प्रतिहार वंश के एक राजा थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र। वो भी ब्राह्मण थे, जिन्होंने क्या किया? खुद को ये हिरण्यगर्भ करवाया, जिससे वो क्या बन गए? वो छत्री बन गए। तो यही चीज है हिरण्यगर्भ, आप समझ लीजिए। छत्री बनने की एक प्रकार की विधि है जो सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं। ठीक, आपको बता ही दिया कि राष्ट्रकूट वंश के दंतीदुर्ग ने यह काम करवाया, हिरण्यगर्भ करवाया, और हरिश्चंद्र जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। ठीक, ऐसा है, आप चीजें समझ रहे हैं। इसके बाद राज्यों में प्रशासन की बात कर लेते हैं। राज्यों में प्रशासन कैसा था? मैं आपको बता दूं कि ये जो राजा थे ना, राजा महाराजधिराज इसकी उपाधि ले रखे थे। जितने भी राजा थे, तमाम राजा महाराजधिराज की उपाधि लिए थे, त्रिभुवन चक्रवर्ती की उपाधि लिए थे। महाराजधिराज का मतलब क्या होता है? राजाओं का राजा। क्या होता है? राजाओं का राजा, राजाओं का राजा। ये इतने बड़े बड़े राजा खुद को घोषित किए पड़े थे। महाराजधिराज की उपाधि लेना आसान काम नहीं। मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको गुप्त वंश पढ़ा रहा था तब बताया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक, उसने खुद को राजाओं का राजा कहा। ऐसे ही यहाँ पे भी ये जो राजा हैं, इन्होंने भी खुद को महाराजधिराज की उपाधि धारण की, और त्रिभुवन चक्रवर्ती की भी उपाधि धारण की। ऐसे परीक्षाओं में प्रश्न आ सकता है। ठीक, तो आपको ये तैयार रखना है। त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब होता है 3 भुवनों का स्वामी। ठीक, तो ये लोग बड़ी बड़ी उपाधि तो धारण किए थे, लेकिन ये सब अपना जो शासन था ये शेयर करके रखते थे। किससे? सामंतों से। जो कृषकों का संगठन होता था, ब्राह्मणों का संगठन होता था, क्षत्रियों का संगठन होता था, व्यापारियों का संगठन होता था, उनको ये लोग व्यापार अपने दरबार में बुलाते थे और उनसे रायशुमारी करके अपना शासन चलाते थे। जबकि ये लोग इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां भी धारण किए थे, फिर भी ये लोग मिलजुल के काम करते थे और अलग अलग डिपार्टमेंट सबको अलग अलग दे देते थे। आप ऐसे मान सकते हैं ये लोग कर वसूलते थे, तमाम तरीके के कर वसूलते थे ये राजा।
ठीक है, जिससे क्या हो, जिससे किलेबंदी कर सकें, दुर्ग निर्माण कर सकें, मंदिर बनवा सकें, अपनी वित्तीय व्यवस्था ठीक कर सकें। तो ये सारी चीजें ये राजा करते थे। ऐसा ही प्रशासन इनका चलता लगातार चलता रहा। ठीक है दोस्तों, चोल वंश में आपको आगे बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन 400 करों का उल्लेख मिला है। चोल वंश की एक प्रशस्ति है जिसमें 400 तरीकों के करों के बारे में बताया गया, जिसमें ये दो महत्वपूर्ण है। एक नाम है वेट्टी। क्या है? वेट्टी। इसका मतलब था नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में कर। ये लोग नगद लेने के बजाय क्या करते थे? चोल वंश में जो 400 कर मिले हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण कर हैं, जिसमें दो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आपके एनसीईआरटी में यही उल्लेख है। वेट्टी नाम का कर नगद के बजाय जबरन श्रम करवाया जाता था। चाहे वो मंदिर बनवा रहे हो तो उसमें श्रम करेंगे आप, दुर्ग बनना है तो आपको उसमें श्रम करना पड़ेगा, राजा के यहाँ कोई काम हो रहा है तो उसमें आपको श्रम करना पड़ेगा। ठीक है, तो श्रम तो जबरदस्ती आपको करना ही पड़ेगा कर के रूप में, जिसे कहेंगे वेट्टी। आपको ये ध्यान रखना है, ये सारी शब्दावली ध्यान रखिए। पीसीएस जैसी परीक्षाओं में प्रश्न आ जाता है कि वेट्टी से क्या तात्पर्य है। एक प्रकार की सैन्य व्यवस्था थी, एक प्रकार का कर था, एक प्रकार का, ऐसे ही 4 तरीके का ऑप्शन दे देंगे, फिर आप डाउट में रहेंगे तो आप वेट्टी का अर्थ समझ जाइए। इसके बाद है कदमाई। क्या है कदमाई? दोस्तों ये चोल वंश है, तमिलनाडु की बात है, तो इस तरीके के शब्द आपको आप परिचित होंगे। आप यहाँ से कदमाई मतलब होता है भू राजस्व। ठीक, भू राजस्व भी लिया जाता था। यहाँ पे भू राजस्व का वर्णन किया गया है कि भू राजस्व किस प्रकार से लिया जाएगा। लगभग 1/3 भाग ये लोग भू राजस्व यहाँ पे ले लिया गया था। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई कृषि करके आ रहा है तो उसका जो खेती हुई, खेती में जितना पैदावार हुई उसका 1/3 राजा को सीधे भेज दिया जाता था। इस तरीके से होता था। आप ये प्रशासन व्यवस्था ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। दोस्तों प्रशस्तियों से मैंने आपको बहुत पहले ही परिचित करवा दिया है। समुद्र युद्ध की प्रशस्ति मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैं लगातार प्रशस्तियों के बारे में बता रहा हूँ। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा करना। ब्राह्मणों द्वारा प्रशंसा की जाती थी, बहुत बढ़ा चढ़ा के राजा का दिखाया जाता था कि कैसा राजा होना चाहता है। आप ऐसे मान सकते हैं। राजा उस तरीके का था या नहीं था इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन राजा खुद को कैसे स्टैब्लिश करना चाहता था, कैसा बनना चाहता था, वो सारी चीजें प्रशस्ति में लिखी हुई थी। जैसे खुद को योद्धा बनाना चाहता था राजा, ठीक है, और तमाम क्षेत्र जीतने वाला राजा बनना चाहता था। तो इस प्रकार की चीजें प्रशस्तियों में लिखी गई। वो पूरी सत्य है या नहीं ये बात का विषय है। फिलहाल प्रशस्ति मतलब प्रशंसा करना। बहुत सारी चीजें प्रशंसा में लिखी जाती थी। ठीक, कितने लोगों को छोड़ दिया, सजा नहीं दी, कोई राज्य जीत लिया पर उसको हड़पा नहीं, फिर छोड़ दिया। ये सारी चीजें, ये सारी प्रशंसा वाली चीजें ब्राह्मण लिखते थे प्रशस्तियों में। ठीक है, भूमि अनुदान क्या होता है? ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दी जाती थी। आप ये जान लीजिए, उस समय राजा क्या करते थे, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दे देते थे, दान में दे देते थे। भूमि ये लो, ले जाओ और आप इसमें अपना कर वसूलो। उसके लिए ताम्र पत्रों में अभिलिखित होते थे। ये जो भूमि अनुदान दी जाती थी वो ताम्र पत्रों में अभिलिखित होती थी। लिखा रहता था कितनी भूमि है, भूमि में क्या क्या है, वो सारी चीजें लिखी होंगी। उसमें एक मोहर लगी होगी जिससे गारंटी रहे कि हाँ किस राजा ने दिया, कब दिया। ठीक, ये सारी चीजें। तो जो ताम्र पत्रों में जो चीजें लिखी होती थी उनमें यही था कि आपको इतनी खेती मिल रही है जिसमें इतने गांव हैं, इतने खेत हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा दे दिया गया तो इसमें गांव है 3, एक गांव, ये देखिए 3 गांव दे दिए गए। यहाँ पे पेड़ लगे हैं खूब, ठीक, यहाँ पे नहर निकली है। तो ये सारी चीजें इन ताम्र पत्रों में लिखा होता था कि जो जमीन दी जा रही उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें उस जमीन में हैं, वो उसमें किस किस चीज से कर वसूल सकता था। तो जैसे मान लीजिए ब्राह्मणों को मिला भूमि अनुदान, तो ये इसमें खेती का, इसमें जो लोग रह रहे हैं खेती कर रहे हैं तो पूरा हक फिर ब्राह्मणों का हो जाता था उस खेती में। वो लोग उनसे कर वसूलते थे। ठीक, आप ऐसे समझ सकते हैं। धन के लिए युद्ध। दोस्तों धन के लिए युद्ध ये आपको मैं पिछली कक्षाओं में भी समझा चुका हूं और अभी मैंने भी आपको समझाया है कि मोहम्मद गजनवी धन के लिए युद्ध करने भारत आया था। यहाँ पे ये
ये यहाँ पे शासन करने नहीं आया, यहाँ पे युद्ध करने के लिए आया। युद्ध क्या करने के लिए आया? यहाँ की धन दौलत, सोना चांदी, ये सारी चीजें यहाँ से लेने आया था। सोमनाथ मंदिर लूटा, खूब भयंकर तरीके से लूटा। आप मान सकते हैं लगभग 27 बार उसने आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पे। लगभग हर साल मोहम्मद गजनवी आक्रमण करता था भारत पे और लूट के यहाँ से सोमनाथ मंदिर में बहुत पूरा सोना निकाल ले गया, सिक्के जो थे वो भी निकाल ले गया। और इसकी राजधानी जो थी गजनी, अफगानिस्तान में गजनी, क्योंकि अफगानिस्तान का शासक था, अफगानिस्तान की गजनी में बहुत बेहतरीन, इसकी राजधानी जो गजनी थी उसमें बहुत बेहतरीन राजधानी बनवा दी। यहाँ से लूट लूट के ले जा रहा था और वहां बेहतरीन ये सारी चीजें वहां लगवा रहा था। ठीक, तो धन के लिए ये लगातार युद्ध होते गए। इसके साथ मैंने आपको बताया ही, अल बैरूनी आया जिसने किताबुल हिंद लिखी। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अब आपको यहाँ से चोल वंश के बारे में, इस क्लास में चोल वंश के बारे में आप जानेंगे। दोस्तों महत्वपूर्ण है, चोल वंश के बारे में अशोक के अभिलेखों में उल्लेख है। आप लगभग मान सकते हैं 350 BC के काल से चोल वंश चला आ रहा है, लेकिन ये निष्क्रिय टाइप का हो गया था। इसका लिमिटेड, आप मान सकते हैं इसकी लिमिटेड जगह हो गई थी कि वो यहीं पे शासन कर रहा था चुपचाप। लेकिन बाद में विजयाल आता है जो चोल वंश को बहुत ज्यादा उत्थान कर देता है। चोल वंश के बारे में हम देखेंगे, आपको नया मैप बना रहे हैं और महत्वपूर्ण चीजें आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इस मैप में मैं आपको बता नहीं सकता। चोल वंश की पूरा जो एरिया है वो आपको मैं बताऊंगा अच्छे से मैप बना के। ठीक है, आशा है आपको क्लास अच्छी लगी। ये क्लास यहाँ तक अगर अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक, चलिए देख लेते हैं चोल वंश। चलिए दोस्तों देख लेते हैं चोल वंश के बारे में। मैंने आपको बताया कि जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वहां पे आज से लगभग आप मान सकते हैं 350 ईसा पूर्व तक की बात बताई गई है कि चोल वंश का शासन यहाँ 350 ईसा पूर्व से शुरू होता है। लेकिन यदि आप तमिल ग्रंथ उठा के देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि ये जो ईसा का जन्म हुआ है ना, उससे भी 3000 वर्ष पूर्व के बाद 3000 वर्ष पूर्व से ये चोल वंश चल रहा था। ठीक है, चोल वंश की राजधानी है तंजापुर, यानी कि तंजौर। इसको आधुनिक क्या कहेंगे? तंजौर। पहले आप ये जान लीजिए। चोल वंश का संस्थापक, इसके पहले जो मैंने आपको बताया कि अशोक के अभिलेख में मिला है या तमिल ग्रंथों में मिला है, उसकी जानकारी नहीं है कि इसके संस्थापक कौन है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि चोल वंश के संस्थापक माने गए हैं विजयाल। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है चोल वंश। पूरी लिखित सामग्री विजयाल के बाद से उपलब्ध है। दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण वंश है चोल वंश। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। बहुत प्रश्न आते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस हो, वहां पे चोल वंश से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप समझ गए चोल वंश के संस्थापक आप विजयाल से ही करेंगे, राजधानी तंजौर। तो ये जो उदयपुर देख रहे हैं यहाँ पे ये विजयाल यहाँ पे रह रहा है। और मुठियार एक जगह है, कावेरी नदी डेल्टा है, वहां पे मुठियार एक जगह है जहां पे एक परिवार रहता है। किसका? सामंत का। यानी कि मुठियार में कौन रहता है? सामंत रहता है। किसका सामंत? पल्लव वंश का। पल्लव वंश का एक सामंत रहता है मुठियार में। ठीक, और उसे ही उदयपुर में विजयाल रह रहा है। विजयाल यहाँ पे आता है और उस सामंत की हत्या कर देता है। हत्या कर देगा विजयाल और जीत जाएगा। और ये पूरा क्षेत्र यानी कि पल्लव वंश हड़प लेता है ये पूरी जगह। और दक्षिण में भी पांड्य वंश ये भी हड़प लेता है और चोल वंश का अच्छा खासा साम्राज्य यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद मैं आपको और महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूँ कि उदयपुर से तंजावुर तक, तंजावुर यानी कि तंजौर मैंने आपको बता ही दिया। उदयपुर से तंजावुर कैसे राजधानी बनी, ये सारी चीजें। ठीक, एक इसका महान प्रतापी शासक होता है विजयाल के बाद, राजा राज प्रथम। ठीक, तो ये जो राजा राज प्रथम होगा ये बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराएगा। इसे कहेंगे राज राजेश्वर या शिव मंदिर। दोस्तों ये परीक्षाओं में पूछा जाता है बार बार, इसलिए महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने यहाँ पे आपको दिया है। बाकी आपके एनसीईआरटी में उल्लेख नहीं है। लेकिन बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? आप कहेंगे तमिलनाडु। ये प्रश्न आता है। मंदिर चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी परीक्षा हो,
वहां पे मंदिर से संबंधित प्रश्न लगातार पूछे आते हैं। आपसे पूछा जाएगा बृहदेश्वर मंदिर कहाँ, आप कहेंगे तमिलनाडु। एक और प्रश्न आता है बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया, आप कहेंगे राजाराज प्रथम ने। ठीक है, ये बृहदेश्वर प्रथम आप समझ गए। इस मंदिर को कहेंगे राजराजेश्वर यानी कि शिव मंदिर। शिव मंदिर है ये, राजराजेश्वर मंदिर शिव मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर शिव मंदिर, दोनों एक ही मंदिर हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आपको ये तैयार कर लेना है, तमिलनाडु में है। इसके बाद दूसरा प्रतापी शासक होगा चोल वंश का राजेंद्र प्रथम। दोस्तों जो महत्वपूर्ण है मैं वही बता रहा हूँ, राजेंद्र प्रथम बहुत ही प्रतापी शासक है। इसने ये जो गंगा का मैदान देख रहे हैं यहाँ पे अपना अधिकार जता लिया, श्रीलंका जीत लिया इसने, और दक्षिण पूर्व एशिया के कई सारे देशों पे यहाँ पे इसने युद्ध किया और उसको जीता। गया कैसे, श्रीलंका जाना आसान नहीं, दक्षिण पूर्व एशियाई देश जाना आसान नहीं, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे देशों में पहुंचना आसान नहीं है। उसके लिए इसने जल सेना बनाई। जल सेना या आप मान सकते हैं नौसेना। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि जल सेना या नौसेना दक्षिण भारत की किस शासक ने बनाई, आप कहेंगे राजेंद्र प्रथम। महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। श्रीलंका के शासक हैं एक लोग महेंद्र पंचम। श्रीलंका के शासक हैं महेंद्र पंचम, जिसे ये राजेंद्र प्रथम हरा देता है और श्रीलंका को जीत लेता है। ऐसे ही ये राजेंद्र प्रथम इंडोनेशिया में कई सारे जगह जीत लेता है, म्यांमार में कई सारे जगह जीत लेता है, और वहां पे ये रहता नहीं है, वो अपनी राजधानी तंजौर वापस आ जाता है। लेकिन उसके बदले क्योंकि वो जीत लिया है उस पर ये अधिकार नहीं करता है, पर वहां के राजाओं से उपहार मांगता है, वहां के धन दौलत मांगता है। ये सारी चीजें ये राजेंद्र प्रथम किया करता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब ये गंगा के क्षेत्र में अधिकार करेगा, ये जो है राजेंद्र प्रथम, ये गंगा का जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र देख रहे हैं गंगा का, तो ये इस पे जब ये अधिकार करता है तो ये खुद को गंगैकोंड चोल घोषित कर देता है। खुद का नाम क्या रखता है, गंगैकोंड चोल। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि किस शासक ने खुद को गंगैकोंड चोल कहा, आप कहेंगे राजेंद्र प्रथम ने। चोल वंश से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको यहीं से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो मैप के माध्यम से और महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से आप चोल वंश समझ सकते हैं। ठीक, तो गंगा के क्षेत्र में जब अधिकार हो जाएगा तो एक ये नई जगह बनाएगा उसी खुशी में। ये यहाँ पे रह रहा है तंजौर इसकी राजधानी राजेंद्र प्रथम की। ठीक, और यहाँ से ये क्षेत्र जीतते हुए गंगा के क्षेत्र में भी ये अधिकार कर लेता है, जीत जाता है। इसलिए उसी खुशी में एक ये नई जगह या नया मंदिर बनाता है, नया स्थान बनाता है, जिसे कहा गया गंगईकोंड चोलपुरम। क्या कहा गया, गंगईकोंड चोलपुरम। तो परीक्षा में प्रश्न ऐसे आता है कि राजेंद्र प्रथम जब गंगा के क्षेत्र में अधिकार कर लेता है तो किस जगह का निर्माण करता है, आप कहेंगे गंगईकोंड चोलपुरम, जो कि एक विशाल मंदिर है। क्या है, विशाल मंदिर है। आप अगर अपनी किताब में देखेंगे तो आप देख पाएंगे गंगईकोंड चोलपुरम बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर, स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक, तो बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर और एक और मंदिर यहाँ पे बनवाया है किसने, विजयाल ने। कौन सा, सिंभु सूदनी देव का मंदिर। दोस्तों विजयाल के बारे में मैंने आपको बताया था, विजयाल जब ये एरिया जीत लेगा तो सबसे पहले अपनी राजधानी बनाएगा तंजावुर शहर और उसके बाद एक मंदिर बनवाएगा निशुंभ सूदनी देव का मंदिर। तो ये लोग मंदिर वगैरह बहुत बनवाए हैं और परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न भी आते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी बुक में है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। दोस्तों मंदिरों के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया इसने। ठीक है, और इसी के काल में यानी कि चोल वंश में निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बना है। किसने बनवाया, विजयाल ने। राजाराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, राजेंद्र प्रथम ने ये गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर का निर्माण कराया। तो मंदिरों के बारे में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। ऐसे ही कांस्य मूर्ति कला के बारे में आपकी बुक में आप देखेंगे तो कांस्य मूर्ति कला का बेहतरीन मूर्ति आपकी बनी हुई आप देखें। तो ये निर्माण करना आसान कार्य नहीं, कांस्य की मूर्ति बनाना आसान नहीं, लेकिन उस समय मूर्ति कला एकदम चरम सीमा पे थी चोल वंश में। ठीक है, तो वो सारी चीजें निर्माण हुई। उसके बाद कृषि और सिंचाई की बात कर लेते हैं।
आप मान सकते हैं आधुनिक से आधुनिक, उस समय में आधुनिक से आधुनिक कृषि और सिंचाई की व्यवस्था थी। कृषि में उत्पादकता अधिक होती थी, सिंचाई का बहुत अच्छा सिस्टम इसने बना रखा था, नहर, कुएं, ये सारी चीजें, कृत्रिम चीजें भी ये सिंचाई के लिए उपयोग करता था। ठीक, धान की अधिकतर पैदावार होती थी। ये कावेरी नदी डेल्टा है और यहाँ पे गोदावरी का डेल्टा है, तो बहुत उपजाऊ भूमि होती थी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी धड़ल्ले से खेती होती थी, बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। तो उसके लिए सिंचाई, धान की खेती होगी, सिंचाई की जरूरत भी पड़ेगी, तो कृत्रिम रूप से भी और प्राकृतिक रूप से भी। कृत्रिम रूप से तालाब खुदवा देता है जिसमें बारिश का पानी भर जाए, ठीक है, नदियों से पानी बांध बना के रोकता था। ये सारी व्यवस्थाएं चोल वंश में आप पढ़ेंगे। ठीक, समझ गए। साम्राज्य का प्रशासन देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। चोल वंश कैसे, चोल वंश के राजा साम्राज्य को कैसे प्रशासित करते थे, आप ये देखेंगे। तो आपको दो जानकारियां मिलेंगी, उर के बारे में और नाडु के बारे में। उर कौन होते थे? किसानों की बस्तियां। किसानों की बस्तियों को उर कहेंगे, जहां पे किसान रहते। इस चोल वंश में क्या था कि अलग अलग बस्तियां बनी हुई थी, तो एक किसानों की बस्तियां थी जिसे कहा गया उर। आप अगर तमिल ग्रंथ पढ़ेंगे, तमिल ग्रंथों में इनका उल्लेख है, किसका? उर का। उर क्या है? किसानों की बस्तियां। दोस्तों, परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आप मान सकते हैं वर्ल्ड एग्जाम हो, रेलवे हो, आप रेलवे एनटीपीसी के अगर प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किए हो तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया होगा कि उर, चोल वंश में उर क्या है? एक प्रकार की कई सारी बस्तियां देगा, एक दे देगा एक प्रकार की सैनिकों की बस्तियां, एक प्रकार की किसानों की बस्तियां, एक प्रकार की शिल्पकारों की बस्तियां, ऐसे करके रेलवे में भी लगातार प्रश्न इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो उर का मतलब हुआ किसानों की बस्तियां। ठीक, ऐसे ही नाडु क्या होता था? गांवों का समूह। दोस्तों, पीसीएस जैसी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि उर का तात्पर्य, माफ करिए, नाडु का तात्पर्य है गांवों के समूह से, जन के समूह से, बस्तियों के समूह से। आप क्या कहेंगे? गांवों के समूह से। तो ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, यही महत्वपूर्ण फैक्ट आपको पढ़ने भी हैं। आप किताब पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये जरूर आप नोट करके रखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और किताब से आपको बहुत दिक्कत होने वाली है कुछ चीजों में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे भूमि के प्रकार, किस प्रकार के भूमि के प्रकार थे। ठीक, चोल क्या करते थे? भूमि दान में देते थे, ब्राह्मणों को देते थे, मंदिर के लिए देते थे, विद्यालय के लिए देते थे। ठीक, तो किस प्रकार की भूमियां थी आप वो देखेंगे, ये परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में, स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं में प्रश्न आ जाएगा, चोल वंश में भूमि का प्रकार नहीं है, 3 भूमि के प्रकार दे देंगे, एक चौथा दूसरा दे देगा। ठीक, ये यूपीएसआई में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, लेखपाल में आ सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी को एग्जाम उसमें आ सकते हैं, या सिंगल आ सकता है, ब्रह्मदेह है। ब्रह्मदेह है क्या है? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ठीक, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और लगातार पूछे जाएंगे क्योंकि चोल वंश बहुत महत्वपूर्ण है। भूमि के प्रकार देखेंगे, ये 5 प्रकार हैं आपके। ठीक, तो यही देख लेते हैं हम आपको बता देते हैं। वेलन वगाई, पहला प्रकार है वेलन वगाई। वेलन वगाई क्या है? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। किसान होगा लेकिन वो ब्राह्मण नहीं होगा। वेलन वगाई में क्या होगा? किसान तो होना चाहिए लेकिन वो ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, और उसकी जो भूमि होगी उसे क्या कहेंगे? वेलन वगाई। ठीक, पहली बात। दूसरा है ब्रह्मदेय। क्या है? ब्रह्मदेय, ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ब्राह्मणों को मैंने आपको बताया कि बहुत उपहारों में भूमि मिला करती थी। ठीक है, और उसके साथ ताम्रपत्र में लिख के दिया जाता था, आपको अभी बताया ही है। तो ब्रह्मदेय क्या है? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। आप यहाँ समझ सकते हैं। यह है साला भोग। साला भोग क्या है? किसी विद्यालय की रखाव की भूमि। विद्यालय होगा, विद्यालय परिसर में जितनी भी भूमि होगी, जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी होगी, वो सारा आएगा साला भोग के अंतर्गत। साला भोग मतलब विद्यालय की रख रखाव के अंतर्गत जितनी भी भूमि आती है, जहां बच्चे खेलते होंगे। ठीक, विद्यालय पूरा परिसर, उसे ही कहेंगे साला भोग। ठीक, ये देवदान। देवदान यानी भगवान को दान। ठीक, और इसका दूसरा नाम है तिरुन मटुक्कनी। तिरुन मटुक्कनी, देवदान या तिरुन मटुक्कनी, यह है मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। मंदिरों को बहुत ज्यादा भूमि उपहार में दी जाती थी, तो ये देवदान कहा गया या तिरुन मटुक्कनी कहा गया, जो कि मंदिर को उपहार में दी गई भूमि है। ठीक, हम लोग भूमि के प्रकार देख रहे हैं। अगला है, लास्ट है पलिच्चदम। पलिच्चदम जो कि जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि है।
जैन धर्म का वर्चस्व चोल वंश में बढ़ रहा था, इसलिए ये जो बलिच्चदम है इसे कहा गया है जैन समुदाय को, जैन संस्थानों को जो भूमिदान में दी गई उसे कहेंगे बलिच्चदम। दोस्तों क्लास आपकी कंप्लीट होती है, आप अन्यत्र पढ़ेंगे और तमाम चीजें जो एक्स्ट्रा में दी जाती हैं, जो प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं, मिलान वाले प्रश्न दिए जाते हैं। मैंने आपको मैप में समझाया कि राष्ट्रकूट वंश कहाँ है, प्रतिहार वंश कहाँ है, पाल वंश कहाँ है। इसी सबका एक क्वेश्चन है मैचिंग वाला। आप किताब खोलेंगे, प्रश्न हल करेंगे, रिक्त स्थान से संबंधित तमाम प्रश्न हैं आप वो भी हल करेंगे, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप ये सारी चीजें करिए। आपकी क्लास आज यहीं पे खत्म होती है, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक करें, आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से दें, और हमें आपकी जरूरत है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक चैनल को शेयर करें, जिससे हमारी पहुंच लोगों तक पहुंच बढ़े, ठीक, जिससे चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।